हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए डेली जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें आता है, 1 से 22 जनवरी 2026 तक जो है 14वें अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी का जो आयोजन किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो ऑप्शन है अहमदाबाद, कोलकाता, मंगलौर और देहरादून। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है उत्तर ए हो जाएगा, अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक जो है 14वें अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें है, इसका थीम जो है भारत एक गाथा थीम पर आधारित इस उत्सव को यह 14वां संस्करण भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति को जो है यह प्रदर्शित करता है। 1 जनवरी 2026 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साबरमती रिवर फ्रंट पर अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन इसका जो है किया है। उद्घाटन समारोह के दौरान महिला सशक्तिकरण पर जो है आधारित एक जो है विशेष पुष्प प्रदर्शनी जो है प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट इसमें आता है, इस पुष्प प्रदर्शनी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय एकता में योगदान को सम्मानित करने वाली विश्व की सबसे बड़ी पुष्प कलाकृति निर्मित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बनाई गई और जो है इसमें विद्याधरों का एक विशेष झांकी, जिसे यूनेस्को द्वारा मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो मान्यता दी गई है। नेक्स्ट इसमें है, पुष्प प्रदर्शनी में आधुनिक भारत पर भी विशेष स्थान दिया गया, जिसमें विशेष क्षेत्रों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और नवाचार के क्षेत्र में देश के लक्ष्यों को प्रदर्शित किया गया। डिजिटल इंडिया, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टार्टअप और आधुनिक बुनियादी ढांचों जैसे विषयों को फूलों के माध्यम से जो है जागृत किया गया। नेक्स्ट इसमें है, इस जो है पुष्प प्रदर्शनी में 3 मिलियन फूलों का प्रयोग किया गया और प्रत्येक क्षेत्र का एक उप विषय है जो भारतीय त्योहारों, कला और प्राचीन भारत को जो है इसको दर्शाता है। नेक्स्ट इसमें है, पुष्प प्रदर्शनी 2026 के अंतर्गत अहमदाबाद नगर निगम ने साबरमती नदी तट पर जो है निर्मित आयोजन स्थल का जो है 10,224 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकास का रिकॉर्ड बनाने की उपलब्धि जो है हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, 2 जनवरी 2026 से भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत किस राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर हैं? तो इसका जो है उस समय जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश आए थे 2 जनवरी को। तो इसका जो ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। इसमें 4 ऑप्शन राज्यों के दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 2 जनवरी 2026 से भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत बिहार राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर 2 जनवरी 2026 को वे 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। 3 जनवरी 2026 को पटना उच्च न्यायालय परिसर में एडवोकेट भवन, सभागार, प्रशासनिक ब्लॉक, बहुमंजिला कार पार्किंग, आईटी भवन एवं महाधिवक्ता कार्यालय का शिलान्यास करेंगे, यानी किए थे। नेक्स्ट है इसमें, इसके अलावा जो है वे गया में न्यायपीठ गेस्ट हाउस का पटना से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किए। 3 जनवरी को वे पटना के पुनपुन ब्लॉक के पोटही गांव में बनने वाले बिहार न्यायिक अकादमी के नए कैंपस के लिए भूमि पूजन समारोह में भाग लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, हाल ही में जो है समाचारों में रहा SOAR SOAR कार्यक्रम यानी स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस जो है किस पहल से संबंधित है? तो ऑप्शन है कौशल भारत मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन। नेक्स्ट इसमें 2 और ऑप्शन है, शिक्षा मंत्रालय और नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर उत्तर ए होगा। हाल ही में समाचारों में रहा SOAR कार्यक्रम स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस कौशल भारत मिशन पहल से जो है यह संबंधित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्किल इंडिया मिशन के तहत SOAR कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार करना है। 1 जनवरी 2026 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में एक विशेष कार्यक्रम में स्किल द नेशन चैलेंज को जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट इसमें जो है
यह अभियान जो है युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने वाले स्किल डेवलप में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने उड़ीसा के राय रंगपुर में इंडोर हॉकी नेशनल ट्रेनिंग और यूनिवर्सिटी के रोजगार केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। यह स्किल इंडिया मिशन के तहत SOAR स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस पहल का जो हिस्सा, जो भारत के कर्मचारियों को AI वाले भविष्य के लिए तैयार करने पर जोर देता है। नेक्स्ट आता है इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस कार्यक्रम में 7वीं और 8वीं शताब्दी समेत नई खोजों को AI से जुड़े सर्टिफिकेट भी जो है इसको प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, गोवा सरकार द्वारा हाल ही में किस नए तीसरे जिले के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो गोवा सरकार के द्वारा जो है एक नया जिला का निर्माण किया गया, जो तीसरे जिले के निर्माण जो है ऑप्शन है वडनेम, कुडचडेम और संकुवम और धार बांदोरा। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो गोवा राज्य का जो है तीसरा जिला जो है इसका राइट आंसर जो है, गोवा सरकार ने प्रशासनिक सुगमता के लिए दक्षिण गोवा से अलग कर कुडचडेम को राज्य का तीसरा जिला बनाने की घोषणा की है। तो राइट आंसर जो है कुडचडेम, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है गोवा सरकार ने औपचारिक रूप से दक्षिण गोवा से अलग करके कुडचडेम नामक तीसरे जिले के गठन की अधिसूचना जारी की है, जिससे राज्य का पुनर्गठन 3 जिला उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा और कुडचडेम में विभाजित हो गया है। नवगठित कुडचडेम जिला का मुख्यालय सांवरडेम में होगा, सांवरडेम। इसमें 4 उपमंडल शामिल हैं, सांवरडेम, सांगुएम, धार बंदोरा और क्यूपेम। इसमें जो है 4 उपमंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY ने 1 जनवरी 2026 को कितने वर्ष पूरा किया? तो प्रधानमंत्री जो है मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2026 को ऑप्शन है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष और 10 वर्ष। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY ने 1 जनवरी 2026 को 9 वर्ष पूरे किए। यह गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य से जुड़ी योजना है। यह योजना जो है 1 जनवरी 2017 को गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके स्वास्थ्य और पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जो है इसको शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत पहली संतान के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपये और दूसरी बालिका के जन्म के बाद 1 किस्त में 6,000 रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। तो टोटल कितने साल हो गए? तो टोटल जो है उसका 9 वर्ष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, हाल ही में जो है भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल नागेश कपूर, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल RK भदौरिया। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार जो है संभाला है। नेक्स्ट है इसमें, इन्होंने जो है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित के पदभार को है जो है ग्रहण किया, यानी कि पहले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित थे, अभी जो है नया वर्तमान में जो है ये कौन बन गए हैं? तो नागेश कपूर जो है यह वर्तमान में बन गए हैं। नेक्स्ट है इसमें, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 4 दशकों की विशिष्ट सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एयर मार्शल नागेश कपूर ने दिसंबर 1985 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में से जो है स्नातक उपाधि प्राप्त की और 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमान इकाई में शामिल हुए। इन्हें अनुभवी मुख्य पायलट और योग्य उड़ान प्रशिक्षक के रूप में MiG-21 और MiG-29 के सभी विमान उड़ाने तथा विभिन्न युद्धक और प्रशिक्षण विमानों में 3400 घंटों से अधिक का जो है उड़ान का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें,
एकीकृत ई बिल प्रणाली जो हाल ही में चर्चा में थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एकीकृत जो है ई बिल प्रणाली, इसका जो है मुख्य उद्देश्य ऑप्शन है आयकर रिफंड को तेज करना, उर्वरक सब्सिडी का डिजिटल प्रसंस्करण, रेलवे टिकट बुकिंग को आसान बनाना, जीएसटी चोरी को रोकना। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, एकीकृत ई बिल प्रणाली जो हाल ही में चर्चा में थी का मुख्य उद्देश्य उर्वरक सब्सिडी का जो है डिजिटल प्रसंस्करण करना है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को सीधे और पारदर्शी तरीके से संशोधित करने के लिए इस प्रणाली को जो है लॉन्च किया है। एकीकृत ई बिल प्रणाली जो है हाल ही में जनवरी 2026 में लॉन्च की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य उर्वरक सब्सिडी की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करना है ताकि पारदर्शिता बढ़े, कागजी काम खत्म हो और भुगतान में जो है तेजी आए, जिससे लगभग रुपये 2 लाख करोड़ की सब्सिडी का प्रबंधन पूरी तरह डिजिटल हो सके और धोखाधड़ी जो है इसमें रुके। नेक्स्ट इसमें है डिजिटल क्रांति। यह प्रणाली जो है मैनुअल कागजी बिलों की जगह पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसमें भौतिक बिलों का आना जाना जो है खत्म हो गया है। पारदर्शिता और जवाबदेही, प्रत्येक लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड बनता है, जिससे निगरानी और ऑडिट करना आसान हो जाता है और धोखाधड़ी की संभावना जो है कम हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है भुगतान में तेजी। ई बिल सिस्टम में कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान तेजी से मिलेगा, जिससे जो है नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो में सुधार होगा और किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति जारी रहेगी। एकीकृत सिस्टम, यह सिस्टम जो है उर्वरक विभाग के वित्तीय प्रबंधन IFMS को वित्त मंत्रालय के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS से जोड़ता है, जिससे सभी भुगतान सुरक्षित और ट्रेसेबल हो जाते हैं। सुविधा की बात करते हैं तो उर्वरक कंपनियों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वे ऑनलाइन क्लेम सबमिट कर सकते हैं और भुगतान की स्थिति जो है ट्रैक कर सकते हैं। यह प्रणाली जो है उर्वरक सब्सिडी प्रबंधन में एक बड़ा कदम है, जो डिजिटल इंडिया के विजन को जो है मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है 2026 में जो आयोजित होने वाले 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन का जो है 21वां संस्करण जो है 2026 में ऑप्शन है ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और जो है भारत। इसमें 4 ऑप्शन देशों का नाम दिया गया है। तो G20 शिखर सम्मेलन जो है इस बार कहाँ होगा? तो इस बार जो है 2026 में आयोजित होने वाले 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन फिलाडेल्फिया के पिकासी शहर में आयोजित किया जाएगा। 14 से 15 दिसंबर 2026 को 21वें G20 की बैठक फिलाडेल्फिया में होगी। वर्ष 2026 में अमेरिका का अपनी जो है स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ जो है इस बार मना रहा है और G20 की मेजबानी का क्रम जो है इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो G20 की मेजबानी जो है देखने के लिए जो है वर्ष और मेजबान 2024 में जो है ब्राजील में हुआ था, 2025 में यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ, 2026 में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में और 2027 में जो है यूनाइटेड किंगडम में जो है G20 सम्मेलन जो है देखने को मिलेगा। तो 27 में कहाँ होगा? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड किंगडम में और इस बार 2026 में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के फिलाडेल्फिया में होगा। नेक्स्ट इसमें है G20 जो है 19 देशों और 2 संघों यानी यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ का एक समूह है, जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है QS यानी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय जो है ऑप्शन है IIT बॉम्बे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, पेकिंग यूनिवर्सिटी। इसमें 4 यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। तो एशिया का जो है शीर्ष पूछ रहा है टॉप यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हांगकांग रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि भारत के 7 स्थान शीर्ष 100 में जो है शामिल हुआ है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले 7 भारतीय संस्थान जो है यह दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कानपुर है, खड़गपुर है और IISc
बेंगलोर और दिल्ली है। ये सभी जो है 7 यूनिवर्सिटी हैं जो कि अंडर 100 में स्थान हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री बाई फूले की जयंती जो 3 जनवरी को मनाई जाती है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सावित्री बाई फूले के संबंध में कौन सा कथन जो स्टेटमेंट जो है सही है। पहला है, उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। दूसरा है, उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। यह 2 स्टेटमेंट जो है दिया गया है। तो इसमें जो है पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसमें 4 स्टेटमेंट 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। वह भारत की पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर 1848 में पहला बालिका विद्यालय खोला और शिक्षा व सामाजिक सुधार, खासकर महिला शिक्षा और दलितों के सशक्तिकरण के लिए काम किया, जिससे यह भारत की पहली नारीवादी और एक महान समाज सुधारक के रूप में जानी जाती है, जिनकी विरासत आज भी प्रेरणा देती है। सावित्रीबाई फूले का जन्म जो है 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नया गांव नायगांव में हुआ था, जो दलित समुदाय से थी और उस दौर में लड़कियों की शिक्षा पर प्राप्त करना वर्जित था। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अपना जो है प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भारत की पहली महिला जो है यह शिक्षिका बनी थी। नेक्स्ट आता है, अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला और 17 अन्य विद्यालय स्थापित किए, जिससे बालिका शिक्षा में जो है क्रांति आई। उन्होंने जातिगत भेदभाव और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई, विधवाओं के मुंडन के विरोध में आंदोलन किया और महिला अधिकारों के लिए जो है संघर्ष किया। उन्हें भारत की पहली नारीवादियों में से एक माना जाता है, जो शिक्षा और समानता के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने का प्रतीक है, जिनकी विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती है। प्लेग से पीड़ित बच्चों की सेवा करते हुए उन्हें भी संक्रमण हो गया और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। नेक्स्ट है, 3 जनवरी को मनाए जाने वाली जयंती भारत के शिक्षा और सामाजिक सुधार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो सावित्रीबाई फूले के असाधारण योगदान को श्रद्धांजलि जो अर्पित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में खोजी गई 7 दुर्लभ मेढक प्रजातियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण फोटो टूरिज्म को बताया गया है। यह अध्ययन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन है पूर्वी हिमालय ऑप्शन है पहला, दूसरा पश्चिमी घाट है, तीसरा अंडमान और निकोबार है और चौथा अरावली पर्वतमाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पश्चिमी घाट में अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप और फोटो टूरिज्म के कारण मेढकों के प्रजनन स्थलों को नुकसान पहुंचा है। हाल ही में जो है इसमें खोजी गई दुर्लभ मेढक प्रजातियों जैसे गैलेक्सी फ्रॉग के विलुप्त होने का मुख्य कारण फोटो टूरिज्म है। इसमें जो है FM अहमद के अनुसार फोटोग्राफी द्वारा उभयचरों को पकड़ने, वनस्पतियों को रौंदने और जानवरों के साथ अनुचित व्यवहार करने के कारण केरल के पश्चिमी घाट से दुर्लभ गैलेक्सी मेढक यानी कि जो है एक आबादी जो है यह गायब हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस ऑप्शन है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी। इसमें 4 ऑप्शन जो है जनवरी का दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर होगा। 3 जनवरी को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। इसमें जो है इसका उद्देश्य जो है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़े सुझावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और एक संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के किन 3 जिलों में हाल ही में PPP मॉडल के तहत नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। तो पहला है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, शामली, हाथरस, कासगंज। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है मेरठ, आगरा और नोएडा, बरेली, गोरखपुर और झांसी। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में PPP मॉडल के तहत शामली, हाथरस और कासगंज जिलों में नए मेडिकल कॉलेज जो है खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। इन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना केंद्र सरकार की वायबिलिटी
गैप फंडिंग VGF स्कीम के तहत जो है यह किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी वेलु नाचियार जिन्हें हाल ही में श्रद्धांजलि दी गई किस साम्राज्य की रानी थी? तो रानी वेलु नाचियार जो है उनको श्रद्धांजलि दी गई है। तो ऑप्शन है मैसूर साम्राज्य से, शिवगंगा साम्राज्य से, तंजौर से, त्रावणकोर से। इसमें चार जो है साम्राज्य का नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वीर मंगई के नाम से प्रसिद्ध रानी वेलु नाचियार शिवगंगा तमिलनाडु रियासत की रानी थी और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है वह भारत में जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी और उन्होंने महिलाओं की सेना बनाकर जो है नेतृत्व किया था। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में जो है सुसाइड बॉम्बिंग यानी कि आत्मघाती हमले की रणनीति का जो है उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में जो है गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? गान नगाई उत्सव तो ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये चार राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो गान नगाई उत्सव जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हाल ही में गान नगाई उत्सव जो है मणिपुर राज्य में मनाया गया है। जेलियाग्रोंग समुदाय द्वारा फसल कटाई के मौसम के अंत में जो है उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला गान नगाई उत्सव मणिपुर में मनाया गया। 5 दिनों का यह उत्सव मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो प्रत्येक वर्ष फसल कटाई के बाद जो है मनाया जाता है। यह गान नगाई महोत्सव 2026 इम्फाल पश्चिम जिले के ओरिएंटल कॉलेज ग्राउंड में जो है आयोजित किया गया। यह त्यौहार जो है फसल के अंत का भी प्रतीक है जब किसान अपने अनाज भंडारों में जमा कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है अब जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न जो है इसमें देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न आता है ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन है दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है और इसके विपरीत। दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति घटती है और इसके विपरीत। दबाव में वृद्धि से गति प्रभावित नहीं होती। पहले दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है, फिर दबाव बढ़ने के साथ कम होने लगती है। तो ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर जो है दबाव में जो है वृद्धि से जो है गति प्रभावित नहीं होती है। तो ध्वनि का गति जो प्रभावित नहीं होता, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव का ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है। यदि माध्यम का तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ जाता है तो हवा में ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकेंड जो है यह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन है दिमित्री मेंडलीव, जॉन डाल्टन, एंटोनी लेवोजियर, जोहान वोल्फगैंग डोबेरीनर। इसमें चार जो है साइंटिस्ट का नाम दिया गया है। तो पूछा है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय जो है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय दिमित्री मेंडलीव को दिया जाता है। 1869 में मेंडलीव ने एक नियम प्रस्तावित किया जिसे आवर्त नियम के रूप में जाना जाता है। इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण और भौतिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन शरीर को तनाव में समायोजित करने में मदद करता है जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है? तो इसमें ऑप्शन है एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन और टेस्टोस्टेरोन। इसमें चार ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हार्मोन शरीर को तनाव में समायोजित करने में मदद करता है। जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो एड्रेनालिन का तेजी से स्राव आपके रक्त प्रवाह में एड्रेनालिन की लहर दौड़ाई जाती है। यह आपके शरीर को लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें RDRAM का पूर्ण रूप क्या है? तो RDRAM का पूर्ण रूप जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड डिस्क एक्सेस रैंडम मेमोरी, रिलायबल डिस्क रैंडम एक्सेस मॉड्यूल, रियल डायनेमिक रैंडम एक्सेस रोटेशनल। इसमें चार ऑप्शन जो है इसका
दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जिसका फुल फॉर्म जो है रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, RDRAM का फुल फॉर्म होता है। यह एक मेमोरी सब सिस्टम है जिसे तेज गति पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे SD RAM जैसी विभिन्न प्रकार की समकालीन मेमोरी के लिए जो है उच्च बैंडविड्थ अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, WWF इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1976, 1997, नेक्स्ट आता है इसमें 1995 और 1956 और 1969। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 1969 में स्थापित WWF इंडिया प्राकृतिक विरासत और पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए जो है समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी महादेवी ने जो है गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे जन्म दिया था? तो रानी महादेवी की बात करें तो ऑप्शन है साल का पेड़, अशोक का पेड़, पीपल का पेड़ और आम का पेड़। इस 4 पेड़ का नाम दिया गया है। तो राइट आंसर जो है गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल के पेड़ के नीचे हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध ने जो है 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर जो है पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे जो है उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें सम्राट अकबर का जो है मकबरा किस शहर में स्थित है? सम्राट अकबर का ऑप्शन है वाराणसी, जौनपुर, दिल्ली और आगरा। इसमें 4 ऑप्शन जो है सम्राट अकबर के मकबरा के बारे में। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अकबर का मकबरा जो है 1605 से 1613 ईस्वी में उनके बेटे जहांगीर द्वारा बनाया गया था और यह जो है भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा के उपनगरीय सिकंदरा में 119 एकड़ के मैदान में स्थित है। अकबर ने मकबरे की योजना बनाई और इसके लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन किया। उनकी मृत्यु के बाद अकबर के बेटे जहांगीर ने 1605 से 1613 ईस्वी में इसका निर्माण जो है पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलासी की लड़ाई के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो पलासी की लड़ाई के दौरान बंगाल का नवाब जो है ऑप्शन है मीर जाफर। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है अलीवर्दी राजवंश है, सिराजुद्दौला है और मीर कासिम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। पलासी की लड़ाई के दौरान सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। पलासी की लड़ाई भागीरथी नदी के तट पर लड़ी गई थी। पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच पलासी नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है भारत को जो है स्वतंत्रता मिलने के दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? भारत को स्वतंत्रता मिलने के दिन महात्मा गांधी ऑप्शन है साबरमती, नई दिल्ली, कोलकाता और पुणे। इसमें 4 शहर का नाम दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगस्त 1947 के दिनों में जो है स्वतंत्रता के जश्न से दूर जो है गांधी जी ने दंगाइयों को शांत करने के लिए अपने कुछ अनुयायियों के साथ कोलकाता में जो है रहना चुना था। तो राइट आंसर जो है कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करता है? तो मंत्री परिषद का गठन नहीं करता है तो ऑप्शन है मंत्री जो कैबिनेट के सदस्य हैं, राज्य मंत्री, स्थानीय शासन के मंत्री, उप मंत्री। इसमें 4 ऑप्शन जो दिया गया और इसमें नहीं पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। मंत्री परिषद में 3 श्रेणियों के मंत्री होते हैं अर्थात कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। नेक्स्ट इसमें है अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में पूछा है तो ऑप्शन है पहला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट आता है इसमें ऑप्शन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किसी की नियुक्ति नहीं होती है और स्थान जो है रिक्त रहता है। तो इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा।
अनुच्छेद 127 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है नियुक्त कर सकती है। आंसर जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया के किस देश में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने की योग्यता सबसे अधिक है? तो तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने की योग्यता जो ऑप्शन है रूस, यूएई, ईरान और कुवैत, इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा प्रमाणित प्राकृतिक गैस भंडार है। 2020 तक जो है इसमें 37.4 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर लोचदार ईंधन प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से जो कौन सी झील खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील पूछा है तो ऑप्शन है लोकटक झील, बुलर झील, डल झील और पुलिकट झील। इसमें 4 झीलों के ऑप्शन जो है दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी जो है पुलिकट झील होगा। दिए गए विकल्पों में पुलिकट झील खारे पानी की झील है। यह चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जबकि लोकटक झील जो है जम्मू कश्मीर के मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो है ऋण नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? तो ऑप्शन है इसमें नैतिक दबाव, खुले बाजार की गतिविधियां, रेपो दर और बैंक दर। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा नैतिक दबाव यानी मोरल सुएशन। एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में धन या तरलता की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नैतिक दबाव ऋण को नियंत्रित करने की गुणात्मक जो है यह विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की शब्दावली में जो है एनएसडीएल का अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी में तो पहला ऑप्शन है नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, नेशनल सेफ गार्ड्स डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका एनएसडीएल का दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। एनएसडीएल का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। यह देश की सबसे पुरानी डिपॉजिटरी है। इसकी स्थापना अगस्त 1996 में हुई थी। डिपॉजिटरी निवेशकों के निवेश रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है यह रखती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।